नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स जनवरी 2024 पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। 1 से 50 क्वेश्चन हमने किया था और अभी हम 51 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन MCQ बेस। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन है। खेल का साजो सामान बनाने से संबंधित कंपनी एडिडास ने चीन के बाद भारत में अपने पहले वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत में कुल मिला के कहाँ वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा। तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। तो एडिडास ने अभी हाल ही में चेन्नई में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस हब स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसका संचालन जो है अखिल कपूर करेंगे। अखिल कपूर इसका संचालन करेंगे। कहाँ किया है स्थापित? चेन्नई में। ठीक है, भारत का पहला इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस प्रमाणन निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी ने हासिल किया है। कुल मिला के इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस का सर्टिफिकेशन किसको मिला है। तो ऑप्शन है ए पारादीप रिफाइनरी, बी जामनगर रिफाइनरी, सी मैंगलोर रिफाइनरी एंड डी बेंगलोर सोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसको जो प्रमाणन मिला है गुजरात में ये कंपनी स्थापित है, ये रिफाइनरी गुजरात में स्थापित है और वो है जामनगर रिफाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवंबर 2023 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए समझौता किया है। ऑप्शन है चीन, बी है ब्रिटेन, सी मॉरिशस, डी मालदीव। तो भारत ने हाल ही में जो छोटे उपग्रहों के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए समझौता किया है वो है मॉरिशस के साथ किया है। किसके साथ? मॉरिशस के साथ। नवंबर 2023 में समझौता हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इस समझौते से इसरो और जो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है के बीच छोटे उपग्रहों का संयुक्त क्रियान्वयन या कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.2% की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली देश की अर्थव्यवस्था बनी रहेगी या देश बनी रहेगी। दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट है 2025 में भारत की जीडीपी 6.6% बढ़ने की उम्मीद है। यह किसने कहा था? विश्व आर्थिक एवं स्थिति संभावना। ठीक है, तो उपयुक्त में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। गलत है ना, सही है सॉरी। तो पहला स्टेटमेंट मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ बताना है गलत, तो दोनों यहाँ पे सही है। अच्छा, वृद्धि का कारण क्या है? घरेलू मांग और सेवा सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन है। चीन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की आशंका थी, जो निवेशक इधर आकर्षित होंगे। मुद्रा स्थिति पर नियंत्रण है। भारत में मतलब पूंजीगत व्यय 43% का इजाफा हुआ। पूंजीगत व्यय बड़ा अच्छा माना जाता है ना। ठीक है, जैसे अन्य संस्थाओं ने भी 2024 में भारत का जो अनुमान लगाया है बढ़ने का, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने जो अनुमान लगाया 6.2%, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया 6.3%, IMF ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमान लगाया
6.3% है ना। और जो भारत की संस्था है RBI, इसने 6.5% का ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है कि बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय खिलौना उद्योग के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 128%, 179%, सी 209%, 209%, डी 239%। तो जो 22-23 में जो भारतीय खिलौना उद्योग का जो आयात है उसमें 52% की, आयात में बात कर रहा हूँ, ये निर्यात में पूछ रहा है, आयात में लगभग 52% की कमी दर्ज की गई और निर्यात में 293% की वृद्धि हुई। यानी कि हम भारतीय जो खिलौना उद्योग है वो निर्यात अधिक कर रहा है, बहुत तेज़ी से निर्यात कर रहा है। भारतीय खिलौनों की जो मांग है वह UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मांग इसकी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 239%। हाल ही में चर्चा में रहे अपहृत मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? पहला है लाइबेरिया, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है मलेशिया, चौथा है या डी ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो जो जिस मालवाहक जहाज़ जो MV लीला नॉरफोक था वो लाइबेरिया से संबंधित है ना। सोमालिया के तट पर इसका अपहरण कर लिया गया था, इसमें 15 भारतीय सहित 21 चालक दल सदस्य शामिल थे जिनको बचा लिया गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने बचा लिया है। भारतीय नौसेना ने लगभग मतलब इसको बचाया और बड़ी मेहनत से इसको सुरक्षित वहाँ से वापस ले आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्नलिखित में से किस तिथि को लॉन्च किया गया था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को लॉन्च किया गया था आदित्य मिशन को? 15 अगस्त 2023, बी 2 सितंबर 2023, डी 10 अक्टूबर 2023, डी 5 नवंबर 2023। तो इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। और किससे किया गया था? PSLV C-57 से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह कक्षा में कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को यह आदित्य L1 कोरोनल कक्षा में सूर्य के जो कोरोना का पार्ट है जहां वहां पर यह पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख प्राप्त हुआ? कदम्ब वंश का कहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुआ? तो कदम्ब दक्षिण में ही थे, तो उत्तर प्रदेश होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी गोवा, डी केरल। तो यह कहाँ प्राप्त हुआ? एक शिलालेख गोवा में प्राप्त हुआ। ठीक है, दक्षिण गोवा में एक काकोड़ा में एक महादेव मंदिर है कदम्ब काल की, उसी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। यहाँ पे महादेव मंदिर है, वहीं पर यह शिलालेख प्राप्त हुआ। 21वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ऑप्शन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, लिली ग्लैडस्टोन, क्रिस होम्सवर्थ और एंड्रयू वाइट। तो किसे प्रदान किया गया सहायक अभिनेता का? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अच्छा, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो दिया गया 2024 का, फिल्म बारबी को सबसे ज़्यादा 9 कैटेगरी में दिया गया। 9 कैटेगरी में कौन सा फिल्म था? फिल्म बारबी को 9 कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया।
अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का पुरस्कार था वो दिया गया क्रिस्टोफर नोलन। किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नोलन को, क्रिस्टोफर नोलन को निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष अभिनेता, इसका पुरस्कार जो है वो दिया गया मार्फी, सिलियन मार्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और उनका जो सिलियन मार्फी जिस फिल्म में इन्होंने रोल किया था उसका नाम था ओपेनहाइमर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है नागालैंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत चीन के सीमा पर स्थित है सेला सुरंग, और यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही तंजावुर गुड़िया के संरक्षण के लिए कवकनाशी के रूप में निम्नलिखित में इसमें क्या प्रयुक्त होता है? तंजावुर गुड़िया को संरक्षित करने के लिए कवकनाशी के रूप में किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है सोने का पाउडर, कॉपर सल्फेट, अमलगम, डी है सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट के माध्यम से संरक्षण किया गया है तंजावुर गुड़िया को। अच्छा, तंजावुर गुड़िया को 2009 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, ओके, बाकी कॉपर सल्फेट को कवकनाशी के रूप में मिलाया जाता है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में प्लाज्मा तरंगों के अस्तित्व का पता लगाया? यानी कि वायुमंडल के किस ग्रह में प्लाज्मा तरंगों का अस्तित्व पता चला है? ठीक है, तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो हाल ही में जो वैज्ञानिकों ने खोजा है प्लाज्मा तरंग, वह मंगल के ऊपर खोजा है ना। ठीक, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की परियोजना है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा परियोजना या रक्षा मंत्रालय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है यह रक्षा विभाग या रक्षा परियोजना और शिक्षा मंत्रालय दोनों की संयुक्त योजना है। इसमें ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा की कपड़गंडा शाल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? अच्छा, कपड़गंडा शाल कहाँ से है? उड़ीसा का है। इसको मिला है जीआई टैग, और ये पूछा जा रहा है किस जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन है संथाल, मुंडा, लांजिया सौरा और डोंगरिया गोंद। तो बेसिकली यह जो शाल है वो डोंगरिया गोंद जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, यह डोंगरिया गोंद जनजाति के महिलाओं द्वारा बुना और कढ़ाई किया जाता है। जो अच्छा, ये जो डोंगरिया गोंद जो जनजाति है वो कालाहांडी जिलों के नीमियागिरी पहाड़ी में विशेष रूप से आदिवासी समुदाय है, विशेष रूप से वहीं पाया जाता है। उड़ीसा की मतलब दो जगह रायगढ़ा और कालाहांडी के नीमगिरी पहाड़ी गिरी पहाड़ी पर यह पाए जाते हैं। बेसिकली यह विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों के श्रेणी में भी आता है। ओके, नेक्स्ट, हाल में निम्नलिखित में से किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ऑप्शन है चीन, किर्गिस्तान, रूस,
संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में जो हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। अच्छा, किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सादिर जापारोव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नीचे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कारण है प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। कारण है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नीचे दिए कुट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो 8 जनवरी को न मना करके 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अच्छा, इससे पहले भी एक बार लौटे थे, वो याद कभी कभी पीसीएस में पूछ लेता है कि इसके पहले कब आए थे। तो आई थिंक 1901 या 2 में आए थे, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, तो ए गलत है, आर सत्य, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। अच्छा, प्रवासी दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी, 2003 से हुई थी, है ना। और यह हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 में यह फैसला लिया गया कि इसे हर 2 साल पे मनाया जाएगा, है ना, 2 सालों पे। ठीक है, तो जब 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा वो कब होगा? 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी गोवा। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। ठीक है, ओके। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ईसा सिंह, बी ए। तो देखिए कि ईसा सिंह है, बेसिकली यह शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, और शीतल देवी है, आर्चरी में शीतल देवी ने अभी पैरा ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, तो ये आर्चरी से संबंधित है। अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित हैं और अंतिम पंघाल रेसलिंग से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ही थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। ठीक है, यह ग्रामीण भारत में भू स्वामित्व की स्पष्ट पहचान करने के लिए प्रारंभ की गई है। इसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद द्वारा आयोजित पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 के दौरान सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। स्वामित्व योजना की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली वह हुई थी 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसे 24-20 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर जो लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसे लॉन्च किया गया और ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
शेख हसीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या कीजिए। पहला, शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। जब ले रही थी तब की बात है। शेख हसीना की पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। उपयुक्त दिए गए कथन या कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसका जो सही कथन है केवल एक। ठीक है। शेख हसीना अवामी, इनकी पार्टी का जो नाम है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी न होकर के क्या है? अवामी लीग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाल में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद। ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक जो है पश्चिम बंगाल में किया गया था। पश्चिम बंगाल में कहाँ किया गया था? कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने नए वर्ष की शुरुआत में हिंद महासागर क्षेत्र में दस्तक दी। सेकंड ऑप्शन है, हिंद महासागर क्षेत्र के देशों द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करने और उससे निपटने की तैयारी करने के लिए रेप्रेसा नामक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो, न तो एक और न तो दो। तो इसका देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने नए वर्ष के शुभारंभ में दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर में दस्तक दिया था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर। में दस्तक दिया था। 1 जनवरी 2024 को यह चक्रवात मेडागास्कर में मोरम्बो के पास पहुंचा था। दक्षिणी अफ्रीका में चक्रवात अल्वारो ने लगभग बहुत सारे दक्षिणी जो चक्रवात आई थी उसमें लगभग 16,180 से अधिक लोग प्रभावित हुए। ठीक है, ओके। इसमें न इसका ऑप्शन होगा न तो एक न तो दो। अच्छा, फिर ऑप्शन मिलाने वाला आ गया विकल्प कि जोड़े मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित है ना। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, यूनान, इटली, कंबोडिया, अफगानिस्तान, ये सब प्लेस हैं कि कौन किससे संबंधित हैं। ठीक है, जो एगई एक महल है, एगई पैलेस एक महल है जो ग्रीस के उत्तरी बंदरगाह शहर है थेसालोनिक एक शहर है, वहीं स्थित है। इसके बाद में रोमनों ने लूटा और नष्ट कर दिया था और यूरोपीय संघ की मदद से इस एगई पैलेस को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लगभग $22 मिलियन से अधिक पैसे लग रहे हैं। ठीक है, और यह ग्रीक शैली में बना सबसे बड़ी इमारत है। मतलब सबसे बड़ी इमारत में तो एक बड़ी इमारतों में से एक है। इसमें बैंकेट हॉल है, पूजा स्थल है, आंगन है। और वर्तमान में एगई स्थान को वर्तमान में वेरगीना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेरगीना के नाम से जाना जाता है। तो मिलाना है एगई पैलेस। यूनान में क्या है? एगई पैलेस। इटली में पोम्पोई, कंबोडिया में अंकोर वाट, अफगानिस्तान में अराकोशिया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुबई में कंसर्न फॉर क्लाइमेट में अपने प्रदर्शन के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने वाली गायिका सुचेता सतीश निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? अच्छा देखिए, इसमें क्या है, कंसर्ट फॉर क्लाइमेट कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में।
और उसमें एक जो गायिका है सुचेता सतीश ने एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड स्थापित किया। वो किस राज्य से संबंधित है, यही पूछा गया वस्तुतः। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल। तो सुचेता सतीश जो हैं वो केरल से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन बन गए। कंसर्न फॉर क्लाइमेट कहाँ आयोजन हुआ, दुबई में हुआ, है ना। और इस यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और सुचेता गायिका जो सुचेता है वो केरल से संबंधित है। ठीक है, यह 24 नवंबर 2023 को दुबई में एक कंसर्ट हुआ था। उसमें सुचेता ने 29 भारतीय भाषाओं और 91 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गाना गाया। अब सोचिए, 29 भारतीय भाषा में और 91 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गाना गाया। ठीक है, भारतीय भाषाओं में जो संविधान में है वो कितनी है, 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अभी हाल ही में हो समुदाय भी, हो जनजाति जो अपनी भाषा को 22 भाषाओं 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात कर रही है, बाकी देखते हैं। तो सुचेता सतीश जो हैं केरल की हैं, जो 29 भारतीय भाषाओं और 91 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गाना गाया। संसद रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की सलाह पर की गई थी। सेकंड कथन है, वर्ष 2024 के संसद रत्न पुरस्कार के लिए 5 लोकसभा सांसदों को चुना गया है। ठीक है, ओके। तो उपयुक्त कथनों में से, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सलाह पर ही यह पुरस्कार शुरू किया गया था, और जो अभी सांसदों को चुना गया है, 5 लोकसभा सांसदों को चुना गया, जिसके सदस्य थे जो पुरस्कार समिति, जो चयन समिति थी, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे के श्रीनिवासन। ठीक है, सुप्रिया सूले को मिला, श्रीरंगप्पा वार्ने भर्तरी माता को सांसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकीर रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किया गया। दूसरा है, किसी खिलाड़ी को पिछले 5 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल 3, केवल 4। सॉरी, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। तो इसका सही ऑप्शन है केवल एक। ओके, नेक्स्ट, हाल में डिजिटल भुगतान से संबंधित कंपनी फोन पे ने किस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए अपना CEO नियुक्त किया है? हाल में डिजिटल भुगतान से संबंधित कंपनी फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए अपना CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुधा सतीश वर्मा, मोहना घनश्याम, निष्ठा वाजपेयी, रितेश पै। तो रितेश पै को फोन पे ने अपना CEO नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे
बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। यानी बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, बी सुशील भार्गव, सी रणधीर वाजपेयी, डी राजर्षि जायसवाल। तो इंद्रमणि पांडे को महासचिव नियुक्त के बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। जो बिम्स्टेक की जो घोषणा हुई थी 1997 में बैंकॉक में एक उप क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए घोषित किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। मारियो गजालो जिनका निधन हो गया, हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो मारियो गजालो वस्तुतः फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में ब्रिटेन ने ग्रीन फ्यूल अलायंस का अनावरण किया। दूसरा स्टेटमेंट है GFAI का लक्ष्य यानी ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का जो लक्ष्य है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का जो लक्ष्य है टिकाऊ ऊर्जा में सहयोग में तेजी टिकाऊ ऊर्जा के सहयोग में तेजी लाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित कौन सही है? तो ब्रिटेन ने ना करके ये कौन किया था? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का अनावरण किया था। अनावरण किया। ओके, नेक्स्ट। बाकी यह दो है, तेजी टिकाऊ ऊर्जा के सहयोग में वृद्धि लाना या तेजी लाना है। नेक्स्ट 81 है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण योजना योग्यश्री की शुरुआत किया गया? योग्यश्री योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पश्चिम बंगाल। तो योग्यश्री योजना शुरू किया गया था किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। इसमें SC ST के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। 50% केंद्रों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, निःशुल्क प्रशिक्षण का कुल मिला के ये है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी वाइब्रेंट गुजरात के बारे में बात करना है। ठीक है, यह इसका 10वां संस्करण है। दूसरा है 2024 में इसकी थीम गेटवे टू फ्यूचर है। इसकी कल्पना गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में की थी। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले वाइब्रेंट गुजरात के बारे में पढ़ा था, तो 10वां संस्करण के बारे में भी पढ़ा था। इसका जो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर है, और इसकी कल्पना उस समय गुजरात के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2003 में की थी। तो तीनों कथन सही है ना। और इसका जो उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी 2024 को 10वें संस्करण का उद्घाटन किया था। ठीक है, हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली जो कथन वाले क्वेश्चन हैं इसलिए दिए गए कि एक साथ कई क्वेश्चन आपके तैयार होते रहें, है ना। कुछ क्योंकि PCS कभी कभी बैकग्राउंड भी पूछ लेता है और जो रिसेंटली है वो भी पूछ लेता है। तो इससे घबराना नहीं है कि कितने कथन स्टेटमेंट्स वाइज ये क्वेश्चंस हैं, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि हम एक साथ कितने क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और सुनते सुनते कई बार कई चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम उस मेथड को भी फॉलो कर रहे हैं कि आप साथ साथ याद करते रहें। ठीक है, तो अभी हम हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को विशेष दर्जा दिलाने के उद्देश्य से
14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा अर्थों में सरकारी कामकाज की भाषा, इसको राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा समझते सभी लोग बोलचाल की भाषा एक तरह समझ लीजिए, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए बस, ठीक है। जो भी सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहा जाए, कि राज की भाषा, ठीक है। ओके, तो बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। तो वैश्विक स्तर पर जो विश्व हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो आने वाला है और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों गलत है। नहीं, ये तो दूसरा तो सही है, तो कौन सा गलत है? एक 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ का राजभाषा घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, कृष्णराज सागर बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णराज कथन एक है, यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर स्थित एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसमें दोनों सही हैं। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है, कृष्ण सागर बांध, और यह कावेरी नदी पर बना है, ठीक है। क्योंकि अभी यह चर्चा में रहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस बांध के पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग धीरे धीरे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इक्वाडोर का राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने हाल ही में 60 दिनों के देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। इस सेकंड ऑप्शन है कथन है, इसका कारण वर्तमान में इक्वाडोर में व्याप्त भयानक अकाल की स्थिति है। तो जो इक्वाडोर में अभी 60 दिनों का हड़ताल किया गया और यह आपातकाल की जो घोषणा की गई वो बेसिकली अकाल की वजह से नहीं की गई। एक वहाँ पे कैदी तवांछित अपराधी था जो हिरासत से भाग गया था। तब उस कुख्यात अपराधी का नाम था चेनरोस गिरोह का एक मुखिया था, उसका नाम था जोस एडोल्फ था, जो जिसे फीटो के नाम से जाना जाता है। वह ग्वेंक्विल एक जेल है, वहाँ से वो भाग गया था। मतलब बताइए, जेल अपराधी के जेल से भाग जाने से वहाँ पर 60 दिनों का देशव्यापी आपातकाल घोषणा किया गया था, कैसे उसे पकड़ना है। और उसे बेसिकली वो ड्रग्स व्यापारी था और बड़े पैमाने पर व्यापार करता था और पकड़ा गया, उसे 35 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो कथन इसका एक सही है। तो मतलब ये है, कभी कभी क्वेश्चन अगर आ गया बाय द वे कि किसी अपराधी के भाग जाने से किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो वो इक्वाडोर है। हमारे यहाँ पता नहीं कितने भाग जाएं तो इतना आपातकाल नहीं होता है। खैर, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल फ्रैंको ने किस देश का नया किसे देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया, मतलब अपने देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन है जोस
एडोल्फ मैकियास, मारिया जगालो, मेरीन लिपेन, गैब्रियल अतल। तो गैब्रियल अतल को प्रधानमंत्री बनाया कौन? इमैनुअल फ्रैंको ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कथन है, भारत 2024 में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। दूसरा कथन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना प्रथम तीसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 16 नवंबर 1921 को किया गया था। ठीक है, तो भारत, पहला कथन तो सही है, भारत पहली बार 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। दूसरा, इस विश्व धरोहर समिति का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन इसकी स्थापना जो है 1921 में न होकर के 1945 16 नवंबर 1945 में की गई थी। ठीक है, ओके, और इसका पहला जो पहला सम्मेलन था वो 19 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और जो पहला सम्मेलन था वो हुआ था 1946 को, और इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। INS काबरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय नौसेना का गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित नौसैन्य जहाज है। दूसरा कथन है, इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप पे नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो ना ही दो। तो इसमें दोनों सही है। जो इसका जो अंडमान में एक द्वीप है, उसी द्वीप के नाम पर INS काबरा इसका नाम रखा गया है। दूसरा, इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित किया गया है, और यह 10 फास्ट अटैक क्राफ्ट श्रृंखला में 8वां है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए ये हाल ही में जो INS काबरा है कोलंबो पहुंचा था, कोलंबो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। ठीक है, तो जो अभी जो कानूनी सेवा समिति, सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का जो जिसे अध्यक्ष बनाया गया था, उनका नाम है न्यायमूर्ति VR गवई। ठीक है, VR गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और यह कानूनी सेवा समिति जो है समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। और इस समिति का जो गठन किया गया, इस समिति का गठन जो किया गया कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसका इसका गठन किया गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? केवल दो सही है। कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? VR गवई को। ठीक है, दृष्टिटेन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिटेन है मतलब क्या है? ऑप्शन है ए, नासा द्वारा हाल में खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह, जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न नवीन द्वीप, मानव रहित हवाई जहाज, और विकासशील देशों का जलवायु परिवर्तन पर नवीन गठबंधन।
तो यह मानव रहित हवाई वाहन है ना। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा, इस दृष्टि-10 को अडानी द्वारा विकसित किया गया, अडानी डिफेंस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 घंटे तक उड़ सकती है और यह 450 kg का पेलोड पेलोड क्षमता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने हाल में किस नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल विकसित किया? कुल मिला के DRDO ने एक असॉल्ट राइफल विकसित किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है उग्राम। उग्राम नाम के राइफल का विकास किया है। किसने विकास किया है? DRDO ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदुबी महोत्सव। चंदुबी महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका आयोजन असम राज्य के चंदुबी झील के किनारे किया जाता है। दूसरा कथन है, चंदुबी झील असम में स्थित एक कृत्रिम झील है। दोनों एक बड़ा मिलता जुलता बन गया है स्टेटमेंट। तो देखते हैं, जो चंदुबू झील है, चंद का जो खासी भाषा में चंदुबी का जो अर्थ है, खासी भाषा में 5 होता है और डूबी का मतलब होता है डूबना। ठीक है, और यह कृत्रिम झील न होकर के इसका जो निर्माण हुआ था 1897 में एक भीषण भूकंप के दौरान हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है कि यह जो चंदुबी महोत्सव है असम के चंदुबी झील के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। और दूसरा जो इसमें कृत्रिम झील लिखा हुआ है, बस ये कृत्रिम झील ना होकर के भूकंप के कारण निर्मित हुआ था यह झील। तो कथन 1 सही, यानी केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग्स इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1 है, इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में किया गया। विंग्स इंडिया 24 का आयोजन के संदर्भ में बात करनी है तो इसका आयोजन जो है भारतीय सेना द्वारा गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में किया गया। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो जो विंग्स इंडिया 2024 का जो आयोजन किया गया वस्तुतः 18 से 21 जनवरी, गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को होता है, लेकिन विंग्स इंडिया 2024 का जो आयोजन किया गया 18 से 21 जनवरी 2024 में कहाँ किया गया था? बेगमपेट हवाई अड्डा पर इसका आयोजन किया गया था। और बेगमपेट कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में। और विंग्स इंडिया का जो आयोजक था वो था नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। तो इसमें तो न कथन में न तो 1 सही और न ही 2। इंडस फूड 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी ग्रेटर नोएडा, डी बेंगलोर। तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इंडस फूड 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। याद रखिएगा, यूपी में हो सकता है पूछ ले। हाल में लॉन्च उपग्रह आइंस्टीन प्रोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है, आइंस्टीन प्रोब। दूसरा है, इसका आकार खिले हुए कमल के समान है। ठीक है, देखिए उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? सही कथन का पहचान करना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 ना ही 2।
तो आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया गया चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा नहीं, इसलिए पहला कथन तो गलत। और जो इसका यह जो लॉन्च किया गया था चीन के सिचुआन प्रांत में एक लॉन्चिंग सेंटर है जिसका नाम है जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। और उसका नाम जो रॉकेट, जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है 2C। और यह जो आइंस्टीन प्रोब उपग्रह है वह कमल के आकार का है। ठीक है। अच्छा, ये जो आइंस्टीन प्रोब है यह किस उद्देश्य से छोड़ा गया? यह बेसिकली ब्रह्मांड में जो क्षणिक घटनाएं घटती, रहस्यमय क्षणिक घटनाएं घटती हैं, उसको पता लगाने के लिए किया गया था, भेजा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन उमरोई में किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के समर्थन में इसका आयोजन किया जाता है। तो कौन सा सही है? तो जो इस मिलन 24 अभ्यास जो है यह द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है ना। और इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम, उमरोई में न होकर के विशाखापत्तनम में फरवरी में किया गया। ठीक है, यह किया जाएगा। जो उस समय जनवरी का है तो फरवरी में इसको आज के, और यह क्या है, द्विवार्षिक, 2 वर्षों में एक बार होता है। और यह बेसिकली 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 विदेशी देशों के साथ किया जाता है। इसमें है इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। इनके साथ मिलन अभ्यास किया जाता है और लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रकाशन जर्मनी स्थित सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा किया जाता है। दूसरा है, भारत पासपोर्ट सूची में 80वें स्थान पर है। तीसरा है, सीरिया सूची में सबसे निचले स्थान पर है। तो कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3, यानी सभी सही। तो इसमें सही है 1 और 2। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर हैं। यहाँ इस देश का अगर वीज़ा है आपके पास या पासपोर्ट है तो 194 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, भारत 80वें नंबर पर है और सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। सीरिया न होकर के कौन है? अफगानिस्तान। इससे कितने देश की यात्रा? अफगानिस्तान का पासपोर्ट होगा तो आप लगभग क्या मतलब, इससे 29 गंतव्यों पर आप वीज़ा मुक्त 29 नहीं 28 देशों में या 28 जगहों पर वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद सीरिया का नंबर आता है, दूसरा सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, ओके। अच्छा, भारत जो है 80वें स्थान पर है। तो भारत का जब पासपोर्ट है तो आप 62 देश
62 गंतव्यों देश की यात्रा करने की अनुमति है। अच्छा चलिए फिर से ये आ गया क्वेश्चन कि जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ठीक है, और इसका उद्घाटन, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, स्टेटमेंट 1, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा है। दूसरा है, 15 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। हाँ, तो कथन 1 केवल 1, बी केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह विवेकानंद के जन्म दिवस पर तो मनाया जाता है, लेकिन वह 15 जनवरी को न मना करके 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा केवल 1 सही है। इसमें बस टेक्निकल था, विवेकानंद का जन्म दिवस वो पता होना चाहिए। और इसका थीम विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा है। ये आ सकता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस का, वो नासिक में हुआ। कहाँ हुआ? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस देशों को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल नहीं किया है? ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अभी विशेष चिंता वाले देशों में शामिल किया, उसमें पाकिस्तान, ईरान वगैरह, उपयुक्त में से कोई नहीं, तब नहीं शामिल किया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन से शामिल किया गया। अभी इसमें शामिल किया गया चीन, नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार विशेष चिंता वाले देश हैं। ठीक है, और विशेष निगरानी सूची वाले भी देश वो शामिल निकालता है। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 50 क्वेश्चन हो गया पार्ट 2। अब जल्दी पार्ट 3 भी शुरू करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट भाग पार्ट 3 आएगा। तो अभी के लिए इतना ही।